आप सभी को नमस्कार। मैं हूं घनश्याम सैनी और आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री धाम पर। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अब अपने अंतिम चरण की तरफ है। अब अपने को केवल 2 सेल और पढ़ने हैं और उसके बाद लास्ट का पढ़ना अपने को कोरोजन या संक्षारण। तो इससे पहले की क्लास में जो 21वां लेक्चर हुआ था उस लेक्चर में अपन ने पढ़ा था प्राइमरी सेल। बैटरीज पढ़ रहे हैं अपन। बैटरीज में अपन ने कल पढ़ लिया था प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल में अपन ने दोनों पढ़ लिए थे भाई, ड्राई सेल या लेक्लांची सेल हो गया था एक तो, और दूसरा जो अपना सेल पढ़ा था अपन ने वो सेल हुआ था मर्क्यूरी सेल। दोनों सेल हो गए थे, दोनों की अच्छे से अपन ने व्याख्या कर ली थी, अभिक्रियाएं देख ली थी। आज अपन पढ़ने वाले हैं सेकेंडरी सेल और बहुत ही महत्वपूर्ण सेल है। और इसी के एग्जाम्पल मैंने इससे की पहले की क्लास में मैंने आपको बता दी कि भाई प्राइमरी और सेकेंडरी 2 प्रकार के सेल होते हैं। प्राइमरी को क्या है, रिचार्जेबल नहीं होते, एक बार यूज लिया काम में आए फेंक दिए जाते हैं। सेकेंडरी सेल क्या होते हैं, रिचार्जेबल होते हैं। इसका मतलब यूज आए वापस रिचार्ज कर लेते हैं, यानी इनको बार बार यूज में लिया जाता है। इसका मतलब एक अच्छा सेकेंडरी सेल किसे माना जाता है, जिसे बार बार चार्ज और डिस्चार्ज किया जा सकता है, उससे सबसे अच्छा सेकेंडरी सेल माना जाता है। सेकेंडरी सेल का सबसे बेस्ट एग्जांपल मैंने यहां लिखा है, लेड स्टोरेज सेल, सीसा संचयक सेल। भाई शीशे का उपयोग होता है इसमें, एनोड भी लेड गए होता है, कैथोड भी लेड गए होता है, स्टोरेज संचयन होता है इसमें। भाई जो केमिकल एनर्जी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या होती है, जमा हो जाती है, संचय हो जाता है। तो इस प्रकार से लेड स्टोरेज सेल पढ़ना है। दूसरा पढ़ना अपने को कैडमियम निकल सेल, और उसके बाद में अपन पढ़ेंगे आजकल जो चल रहा है, जो सबसे ज्यादा उपयोगी है, जिससे बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन वो अपने यहाँ दैनिक दिनचर्या में उसे अपन प्रयुक्त नहीं करते। स्पेस सैटेलाइट वगैरह में इनका उपयोग किया जाता है। अपोलो अंतरिक्ष यान में भी इसे प्रयुक्त किया गया था। एनर्जी के साथ साथ में ये क्या है, उपयोगी जल भी मुक्त करता है। तो वो पढ़ेंगे अपन फ्यूल सेल या ईंधन सेल, तो वो अपन बाद में पढ़ेंगे। पहले अपन देख लेते हैं लेड स्टोरेज सेल। इन सेलों के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी आपको कोई सेल पढ़ना हो तो सबसे पहले आप चेक कर लो कि उसमें एनोड कौन है, कैथोड कौन है और इलेक्ट्रोलाइट क्या है। यही बताया था भाई, एनोड क्या होगा, कैथोड क्या होगा और इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा। तो लेड स्टोरेज सेल में एनोड होता है Pb, कैथोड होता है PbO2 लेड डाइऑक्साइड, और इलेक्ट्रोलाइट होता है 38% H2SO4। 38% H2SO4 है, वह इसमें किसकी भांति कार्य करता है, इलेक्ट्रोलाइट की भांति कार्य करता है। यानी लेड स्टोरेज सेल में एनोड जो होगा जिस पर ऑक्सीडेशन होना है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा ना, तो वो तो होगा लेड का, Pb का, और कैथोड भी लेड डाइऑक्साइड है। इसलिए अपन ने इसको लेड स्टोरेज सेल कहा है। एनोड और कैथोड दोनों में क्या लेड है, और कैथोड पे क्या होना है, रिडक्शन होना है, और इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है अपना 38% H2SO4। क्लियर होगी बात। अब मैं यहां से एक सेल का आउटलाइन डायग्राम आपको रूपरेखा बता देता हूं कि भाई सेल प्रदर्शन अपन कैसे करते हैं। एक बार सेल को प्रदर्शित करना सिखाया हुआ है मैंने आपको, इसको मैं सेल रिप्रेजेंट करके दे देता हूं। भाई लेफ्ट की तरफ कौन रखते हैं अपन, एनोड, और राइट की तरफ कौन रखते हैं अपन, कैथोड। ठीक है, तो यहाँ Pb किस में चेंज होगा, यहाँ Pb चेंज होता है PbSO4, ध्यान रहे। और यहाँ कैथोड कौन है, PbO2, और ये भी किस में चेंज होता है, PbSO4 में ही चेंज होता है। मजेदार बात देखिए, Pb है वो भी PbSO4 में, और PbO2 है वो भी PbSO4 में ही चेंज होगा। ज्यादा समस्या नहीं रही अपने तो, बढ़िया। और इसके बीच में क्या रख रहे हैं अपन, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है भाई, 38% H2SO4 का सॉल्यूशन, ये लोशन। अब ये अपना सेल भी रिप्रेजेंट हो गया। यहां तक की कहानी देख लीजिएगा, H2SO4 PbSO4 लीजिए, ये एनोड हो गया, ये कैथोड होगा, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में अपन ने क्या लिया है, ये ले लिया। अब देखिएगा सीसा संचयक सेल का मतलब क्या, अपने इसका नाम जो सीसा संचयक सेल आ रहा है, लेकिन इसमें क्या है, एक से अधिक सेल होते हैं। ठीक है, बेसिकली जब अपने को मार्केट में अपन देखते हैं तो ये 3 से 6 सेल तक की अपने को बैटरीज मिल जाती है, जिसमें 3 से 6 सेल तक सामान्यतः ये बैटरीज मिल जाती है अपने को। एक सेल का जो आउटपुट वोल्टेज है वो 2 वोल्ट होता है, तो 3 सेल की बैटरी है तो कितना आउटपुट होगा उसका, 6 वोल्ट। 6 सेल की बैटरी है तो कितना होगा, 12 वोल्ट। इसका मतलब क्या रहा
कि इसमें जो आउटपुट वोल्टेज है वो 6 से 12 वोल्ट होता है। आउटपुट वोल्टेज कितना है? 6 से 12। 6 वोल्ट वाली बैटरी में कितने सेल होंगे? 3। और 12 वोल्ट वाली बैटरी में कितने होंगे? 12 वोल्टेज वाली बैटरी में 6 सेल होंगे। क्लियर है बात? चलिए अब अपन सेल बनाते हैं, इसकी आउटलाइन डायग्राम देखते हैं कि भाई किस प्रकार से इसका कंस्ट्रक्शन है। तो कंस्ट्रक्शन पार्ट पढ़ रहे हैं अपन। देखिए इस प्रकार से ये मैंने एक कंटेनर लिया है, ठीक है, और इस कंटेनर में अब मैं सेल बना रहा हूं आपके लिए। देखिए ये मान लीजिए एक इलेक्ट्रोड हो गया, तो एक सेल में कितने इलेक्ट्रोड होते हैं? 2। एक एनोड होगा, एक कैथोड होगा। तो ये कंटेनर में मैं 2 इलेक्ट्रोड बना दिए साहब, ये रहे। अब बताओ ये 2 इलेक्ट्रोड से कितने सेल बन गए? अभी मैंने इसको यूं दिखा दिया और दूसरा फ्री छोड़ दिया, ये एक सेल बन गया। क्लियर है बात? दूसरा सेल और बना लेते हैं। ये लो दूसरा सेल बन गया भाई। इस वाले में भी एक इलेक्ट्रोड को इस प्रकार से साइन कर देते हैं। कितने सेल हो गए भाई? यहां पर 2। भाई 2 इलेक्ट्रोड, ये 2 इलेक्ट्रोड से एक सेल बन गया, यहां से एक सेल बन गया, एक और बना लेते हैं। ये लो साहब, तो कितने सेल वाली बैटरी हो गई? ये 3 सेल वाली बैटरी हो गई। इसका आउटपुट कितना रहेगा? 6 वोल्ट। 6 वोल्ट आउटपुट रहेगा इसका। क्लियर होगी भाई? कितने सेल है इसमें? 3 सेल। अब इसमें एक एनोड होगा, एक कैथोड होगा। तो एनोड वालों को, अब ये देखिए 3 सेल है ना, इन 3 सेलों को किस क्रम में जोड़ेंगे कि बैटरी बन जाए? श्रेणी क्रम में। तो एनोड है, ये लीजिए साहब भाई, ये है अभी तो अपन, ये एनोड हो गया, फिर ये है और ये है ना एनोड। ये लो, तीनों को मैंने यूं दिखा दिया, ठीक है। और उसके बाद एक ये रहा, एक ये रहा और ये है ये। मैंने इसको कह दिया कि भाई ये एनोड है, ये कैथोड है। एनोड नेगेटिव साइन और ये कैथोड पॉजिटिव साइन। क्लियर है बात? तो ये बन गया अपना 3 सेल वाली एक बैटरी बन गई है, सीसा संचायक सेल। और इसमें क्या भरा हुआ है भाई? इलेक्ट्रोलाइट क्या लिया अपन ने लिया है 38% H2SO4, यानी इसमें भरा हुआ है H2SO4 का सॉल्यूशन। कितने परसेंट का है? 38% का। ये अपना कंस्ट्रक्शन पार्ट हो गया है यहाँ पर। क्लियर होगी? तो यहां पर अपन ने क्या किया है? अपन ने 3 यहां पर क्या किए? 3 सेल लिए हैं। इन 3 सेलों को मैंने एनोड और कैथोड को अलग अलग शो कर दिया है आपके लिए। क्लियर होगी बात? चलिए अब अपनी ये एक बैटरी बन गई है। यहां पर अब सबसे महत्वपूर्ण चीज अपने को क्या करना है कि एनोड पे क्या विक्रिया होती है और कैथोड पर क्या विक्रिया होती है। क्योंकि हम जानते हैं कि ये चार्जेबल है, रिचार्जेबल है। इसका मतलब एक बार चार्जिंग की रिएक्शन देखेंगे और दूसरी बार डिस्चार्जिंग की देखेंगे। तो कंस्ट्रक्शन पार्ट भाई अच्छे से देख लेना, ठीक है। क्या रखा है मैंने? 3 सेल बनाए हैं, तीनों में एनोड को मैंने एक सिंगल कलर दिया है, कैथोड को दूसरा कलर है, और उनको अलग अलग साइन करते हुए मैंने आपको शो करवा दिया है। चलिए आगे देखते हैं इसकी एनोड और कैथोड की अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो देखिए यहां पर एनोड, ठीक है। एनोड में क्या रहना भाई? अब एनोड किसका है? देखिए यहां पर आपको बुक में क्या बताएगा? बुक में ये कह रहा है कि भाई पीबी है। पीबी एनोड किसका है? पीबी का है ना। पीबी किसमें बदला? Pb2 पॉजिटिव में और 2 इलेक्ट्रॉन तैयार किए, ठीक है। अब ये Pb2 पॉजिटिव क्या करेगा? जो इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट में क्या है? H2SO4। H2SO4 के किसको लेगा? ये सल्फेट आयन को ग्रहण करेगा और क्या बनाएगा? PbSO4 बनाएगा। क्लियर है बात? अब यहां पर इसको कंप्लीट एनोड रिएक्शन क्या कह रहा है? ये कंप्लीट एनोड रिएक्शन रहेगी भाई। Pb2 से Pb2 कट गया और क्या बचा? Pb2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव और ये PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये एक कंप्लीट एनोड अभिक्रिया हो गई। मैं इसका शॉर्ट बताऊंगा आपको, इतना लंबा चौड़ा आपको जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी आप देखिएगा एनोड पे क्या होता है? एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। कैसे हुआ भाई? Pb की ऑक्सीकरण अवस्था 0, यहां कितनी होगी? 2। ऑक्सीकरण का बढ़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। तो Pb Pb2 प्लस में चला गया। ये Pb2 पॉजिटिव आयन किस में चले गए? विलेन में चले गए।
तो यहाँ इसमें कौन है, H2SO4 है। H2SO4 क्या करेगा, SO4 2 नेगेटिव इसको प्रोवाइड कराएगा, किसमें कन्वर्ट हो गया, PbSO4 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये कंप्लीट रिएक्शन मैंने नीचे रख दी। अब इसी का शॉर्ट बताता हूं आपको। अब अपने को क्या करना है, इस अभिक्रिया को सीधा अपन लिखें तो कैसे लिखेंगे, देखिएगा आपने लिखा एनोड पर रिएक्शन हो रही है, क्या हो रही है भाई, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन में क्या बना, Pb है, किसमें बदलेगा, मैं कह रहा हूं कि Pb किसमें बदल रहा है, PbSO4 में, डायरेक्ट लिख दो, Pb किसमें बदल गया, PbSO4 में। ठीक है, अब समीकरण संतुलित करना है, तो कल मैं क्षारीय के लिए बता रहा था, आज अपन अम्लीय का भी पढ़ेंगे। तो देखना Pb है PbSO4 में, संतुलित कीजिए, इधर SO4 कम है तो SO4 लगा दीजिए, SO4 2 नेगेटिव। क्लियर होगी बात, ठीक है ना। अब चार्ज, अब देखो Pb 1 SO4 1, कौन संतुलित नहीं है, चार्ज संतुलित नहीं है, इधर माइनस के 2 है, इधर कुछ नहीं है, तो इधर क्या लगा दिए, 2 इलेक्ट्रॉन। ये लो साहब, आवेश भी संतुलित हो गया। तो डायरेक्ट आप लिख दें कि एनोड पे ये अभिक्रिया हो रही है। चलिए अब देखते हैं अपन कैथोड पे कौन सी अभिक्रिया हो रही है। तो कैथोड पे क्या होता है भाई, रिडक्शन होता है, शॉर्ट बता रहा हूं, बिल्कुल कहीं परेशानी नहीं है आपको। तो PbO2 किसमें बदलेगा, ये बदलेगा PbSO4 में, कहीं समस्या ही नहीं बता रहा मैं, तो मैं कह रहा हूं कि भाई ऊपर वाले में Pb किसमें बदला, PbSO4 में, नीचे वाले में PbO2 कैथोड होता है ना, ये किसमें बदलेगा, PbSO4 में। क्लियर बात, नहीं है कोई समस्या। लीजिए अब संतुलित करते हैं, इधर SO4 नहीं है भाई, तो इधर SO4 2 नेगेटिव लगा दो। कहां से आया SO4 2 नेगेटिव, ये आया H2SO4 से मिला। क्लियर है बात, चलिए अब इसको संतुलित करते हैं अपन। चूंकि H2SO4 क्या है, अम्लीय है, क्षारीय का संतुलन का तरीका मैंने बता दिया, अम्लीय के संतुलन का तरीका देखिए क्या करना है। Pb 1 है भाई, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जो भी है पहले उनको संतुलित कर लो। संतुलित है ही अपने आप ही, Pb अकेला ही है, सल्फर अकेला ही है, अकेला मतलब SO4 है। चलिए कोई बात नहीं। अब अपन बात करते हैं, इसके बाद में किसका संतुलन करेंगे, ऑक्सीजन का संतुलन करेंगे। इधर ऑक्सीजन कितने हैं भाई, 2 और 4 6 है ना भाई, यहां 2 है, ये 4 है, 6 हो गए 6, और यहां कितने ऑक्सीजन है, 4 केवल। इसका मतलब कितने ऑक्सीजन कम है, इधर 2। तो जितने ऑक्सीजन कम हो उतने H2O अणु लगाते हैं भाई, जिस तरफ जितने ऑक्सीजन कम हो उतने H2O अणु लगाते हैं। देखो इधर ऑक्सीजन के कितने थे, 2 और 4 6 थे, और इधर कितने थे, 4 ही थे, मतलब 2 ऑक्सीजन इधर कम है, तो जिधर जितने ऑक्सीजन कम है उतने जल के अणु जोड़ते हैं। तो 2 ऑक्सीजन कम थे, 2 H2O लगा दिया। क्लियर हो गई बात। अब हाइड्रोजन का संतुलन करना है, तो जिधर जितने हाइड्रोजन कम है उतने H+ जोड़ो। माध्यम क्या है, अम्लीय माध्यम है, अम्लीय माध्यम के लिए क्या जोड़ना है, H+। किसके लिए, जिधर जितने हाइड्रोजन कम है, इधर 4 हाइड्रोजन है, इधर कुछ नहीं है, तो क्या जोड़ोगे भाई, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 हाइड्रोजन आयन, H+ आयन जोड़ दिया भाई। जिधर जितने हाइड्रोजन कम है उतने ही H+ आयन जोड़ देते हैं। इधर 4 H है, इधर 4 H+ आयन जोड़ दिए। अब देख लो संतुलित हो गया भाई, ये फॉस्फोरस Pb संतुलित, ऑक्सीजन संतुलित, सल्फर संतुलित, हाइड्रोजन संतुलित। एक चीज जो संतुलित नहीं, कौन, आवेश। इधर कितना आवेश है भाई, इधर 2 माइनस के और प्लस के कितने, 4, तो ओवरऑल कितना बचा, प्लस के 2 बच गए, इधर कोई आवेश नहीं है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, ये 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ गए भाई। तो प्लस के कितने हो गए, 4, और माइनस के कितने, -2 कितने हो गए, 4 4 प्लस के 4 माइनस के, कुछ नहीं आवेश, इधर भी कोई आवेश नहीं। बन गई भाई कैथोड की अभिक्रिया। फिर समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं, अम्लीय माध्यम में कैसे संतुलित करेंगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा जो भी है पहले उसको संतुलित कर लो। फिर क्या बचा, फिर आपके पास में ऑक्सीजन बचा, तो ऑक्सीजन के संतुलन के लिए जितने ऑक्सीजन जिधर कम है उतने क्या जोड़ने हैं, H2O। क्लियर है बात, उतने ही अणु जोड़ दो। और हाइड्रोजन के संतुलन के लिए फिर जितने हाइड्रोजन कम है उतने H+ आयन जोड़ देते हैं। क्लियर बात, नहीं है कोई शंका। चलिए एनोड और कैथोड की अभिक्रिया हो गई है, तो कंप्लीट सेल रिएक्शन अपन लिख लेते हैं। क्या है, यहां देखो Pb प्लस, ये क्या है, PbO2, ठीक है, प्लस इधर SO4 2 नेगेटिव, इधर SO4 2 नेगेटिव,
तो देखो मैं दो साथ लिख देता हूं, 2SO4 2 नेगेटिव, भाई SO4 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव, दो लिख दिया, प्लस 4H पॉजिटिव, और दो इलेक्ट्रॉन से कट गए। भाई बाएं बाईं तरफ लिखते हैं, दाएं दाईं तरफ लिखते हैं। अब देखो इन दोनों को क्या लिख सकते हैं अपन, H2SO4 हो गया ना ये, कितने मोल, 2 मोल क्या, तो इसकी जगह पर अपन क्या रखते हैं, H2SO4 रखते हैं, तीर का निशान, फिर आगे PbSO4, तो कितने PbSO4, 2, तो 2 PbSO4 प्लस H2O, 2 PbSO4 प्लस H2O, और प्लस क्या रहा, प्लस रहा विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी अपने को प्राप्त होती है। इसका मतलब ये कौन सी प्रोसेस है, ये जब अपन सीसा संचायक सेल को प्रयुक्त करते हैं तब अपने पास क्या आता है भाई, तब अपने पास आता है इलेक्ट्रिक करंट, अपने को इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त होती है। यानी कौन सी प्रोसेस चल रही है, डिस्चार्जिंग की चल रही है। क्लियर हो गई बात। अब चार्जिंग शुरू किया अपन ने, चार्जिंग शुरू करेंगे तो क्या होगा भाई, डिस्चार्जिंग में क्या हुआ, PbO2 H2SO4, तीनों ने अभिक्रिया करके क्या बनाया, PbSO4 H2O और इलेक्ट्रिसिटी बना दी। ठीक है, अब ये डिस्चार्ज होगा तो क्या होगा, डिस्चार्ज होने का मतलब क्या रह गया कि भाई जो ये सेल था, इस सेल में H2SO4 था, H2SO4 के कौन, सल्फेट आयन कौन ले रहा है, एनोड भी ले रहा है, कैथोड भी ले रहा है। सल्फेट आयन H2SO4 के लेने से इस कंटेनर में H2SO4 का घनत्व गिर जाता है, भाई H2SO4 की मात्रा कम हो जाएगी। जैसे 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 कम होती चली जाएगी, सेल क्या होता जाएगा, डिस्चार्ज होता चला जाएगा। क्लियर हो गई बात। अब क्या करेंगे, अपने इसको चार्ज करेंगे, डिस्चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक करंट प्राप्त होगा, चार्ज करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी देंगे इसको। इसका मतलब अब ये प्रोसेस क्या होगी, विपरीत होगी। इलेक्ट्रिक करंट दिया, इसके अंदर किस में बदल गया था, PbSO4 और H2O इसमें था ना, तो PbSO4 H2O से क्रिया करके क्या बना लेगा, वापस ये बना लेगा। ठीक है, तो डिस्चार्जिंग में क्या रहेगा भाई, उधर से लिखना शुरू करेंगे बात। चार्जिंग में रहेगा 2 PbSO4 प्लस H2O, इधर ये Pb प्लस PbO2 प्लस 2 H2SO4, और यहां अपन इसको क्या कर रहे हैं, विद्युत ऊर्जा दे रहे हैं। विद्युत ऊर्जा दे करके किसमें चेंज कर रहे हैं इसको, केमिकल एनर्जी में। इसका मतलब ये सेल किसकी तरह काम करेगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह, विद्युत अपघटनी सेल की तरह ये सेल काम करेगा। तो देखिएगा यहाँ पर मैंने आपको बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है कि भाई पहले क्या होता है, डिस्चार्ज होता है जब अपन काम में लेते हैं, एनोड पे यह अभिक्रिया होती है, कैथोड पे ये होती है, कंप्लीट सेल रिएक्शन होगी। कंप्लीट सेल रिएक्शन देखो ये इलेक्ट्रिसिटी तक है। यहां इन दोनों की जगह मैंने H2SO4 लिख दिया, भाई दोनों एक ही जगह है ना, दोनों जुड़ गए तो क्या बन गया, H2SO4 है। तो Pb प्लस PbO2 प्लस H2 H2SO4 PbSO4 H2O और इलेक्ट्रिसिटी, ये जब अपन इसको उपयोग में ले रहे हैं तब है। जब ये डिस्चार्ज हो गया तो इसको चार्ज करना पड़ेगा, तो इलेक्ट्रिसिटी देंगे, इसको इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो PbSO4 H2O क्रिया करके रिवर्स रिएक्शन हो जाएगी, यानी जिसको मैंने यहां पर रख दिया है। तो एक बार तो ये सेल किसकी तरह काम करता है, इलेक्ट्रोकेमिकल में, जो अपना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में अपना जो केमिकल है उसे किसमें चेंज कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट में, और दूसरे रूप में किसमें काम करेगा ये, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह, जिसमें केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगी, केमिकल एनर्जी की। सीसा संचायक सेल के बाद में लीजिए अपन पढ़ते हैं अब दूसरा एग्जाम्पल, जो सीसा संचायक सेल से भी ज्यादा मात्रा में और कंसिस्टेंटली लीजिए सीसा संचायक सेल के पश्चात अब अपन पढ़ने जा रहे हैं दूसरा सेकेंडरी सेल, और वो है कैडमियम निकल सेल। कैडमियम निकल सेल, अब देखिए कैडमियम निकल सेल क्या है, इसकी कार्य अवधि जो है वह सीसा संचायक सेल से भी अच्छी है, लेकिन इसको बनाने में निर्माण लागत ज्यादा होती है, खर्चा ज्यादा लग जाता है, और जहां खर्चा लगता है अपन तो वो काम तो करना ही नहीं चाहते। फलस्वरूप इसका जनरली उपयोग कम होता है। अपन नॉर्मली घरों में जो काम में लेते हैं, भाई इन्वर्टर के पास में जो बैटरी रखी हुई होती है वो कौन सी होती है, सीसा संचायक सेल है। वाहनों में जो बैटरी प्रयुक्त की जाती है वो भी क्या है, सीसा संचायक सेल है।
तो अपन मोस्टली सीसा संचायक सेल ही प्रयुक्त करते हैं, लेकिन इसको अपन पढ़ते हैं अपने सिलेबस में है। इसका जो आउटपुट वोल्टेज है वो 1.4 वोल्ट, आउटपुट वोल्टेज कितना है इसका 1.4 वोल्ट, एक सेल की बात हो रही है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। इसमें एनोड किसका रहता है भाई, एनोड रहता है इसमें कैडमियम का, और जो किसमें बदलता है भाई CdO में बदलता है, ठीक है। कैथोड किसका होता है, कैथोड होता है भाई NiO2 का, निकल डाइऑक्साइड का, और बेसिकली रिएक्शन कौन करता है NiOH का होल ट्राइस, ये रिएक्शन करेगा कैथोड के ऊपर। और इलेक्ट्रोलाइट कौन होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है KOH, इसका मतलब वापस कैसा मीडियम आ गया, बेसिक क्षारीय माध्यम आ गया है। तो एनोड हो गया, कैथोड हो गया, ये इलेक्ट्रोलाइट हो गया। चलिए इसकी अभिक्रिया देख लेते हैं फटाफट। देखिए अभिक्रियाओं में क्या रहता है, आपने को मोस्टली मैं यहाँ पर क्षारीय माध्यम में किस प्रकार से अभिक्रिया करवानी बता चुका हूं। तो यहाँ पर अभिक्रिया लिख रहा हूं, देखिए एनोड पे क्या रहेगा, एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन में कैडमियम किस में चेंज हो रहा है CdO पे। चलिए अब संतुलित करते हैं इसको। क्षारीय माध्यम में संतुलन का क्या तरीका बताया था कल की क्लास में, मैंने कहा था जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा जो है संतुलित कर लो, कैडमियम एक ऑक्सीजन के संतुलन के लिए जितने ऑक्सीजन जिधर कम है उसके दुगुने OH लगाओ, इधर एक ऑक्सीजन इधर कुछ नहीं तो दुगुने लगाओ, 2OH नेगेटिव हो गया, ऑक्सीजन संतुलित हो गया। दो हाइड्रोजन के संतुलन के लिए OH से आधे H2O दूसरी तरफ जोड़ दो, इधर 2 OH नेगेटिव है तो इधर आधे मतलब एक H2O इधर जोड़ दिया, क्लियर बात। लास्ट में क्या बचा भाई, आवेश संतुलन बचा। आवेश संतुलन तो इधर 2 नेगेटिव के हैं तो इधर क्या करो भाई 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, जुड़ गया साहब, हो गया कंप्लीट। ये हो गई अपनी एनोड की अभिक्रिया। अब देख लेते हैं अपन कैथोड की अभिक्रिया। तो कैथोड में क्या रहेगा भाई, कैथोड में मैं कह रहा हूं कि क्षारीय माध्यम है तो निकल जो डाइऑक्साइड था किस रूप में रहेगा भाई, निकल ट्राई हाइड्रोक्साइड के रूप में, और यह चेंज हो जाता है निकल ट्राई हाइड्रोक्साइड, डबल बन जाता है। अब देखो इसमें सीधा सीधा सा कंसेप्ट है, कहीं कोई समस्या नहीं है। निकल यहाँ OH के 3 है, यहाँ OH का 2 है तो एक OH सीधा लगा दो, कहीं इतना टेंशन में भी आने की जरूरत नहीं है। OH एक हो गया। चलिए अब इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं। इधर अब संतुलित है ना अपने आप ही, OH का -1 है तो इधर एक इलेक्ट्रॉन लगा दो, ये लो आवेश पे संतुलित। एनोड और कैथोड को अपन ने बना दिया। अब कंप्लीट सेल रिएक्शन देख लेते हैं, संपूर्ण सेल अभिक्रिया क्या होगी। तो सेल अभिक्रिया के लिए क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन बराबर करने पड़ते हैं। ऊपर वाले में 2 इलेक्ट्रॉन है, नीचे वाले में कितना है 1 है, तो कैथोड वाली रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 2 NiOH का होल ट्राइस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन 2 NiOH का होल ट्वाइस प्लस 2 OH नेगेटिव। ये लो सर, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन काट दो, एनोड कैथोड के इलेक्ट्रॉन कट गए। अब इसमें क्या बचा, तो ये बचा भाई लेफ्ट का लेफ्ट में रखो, यानी Cd कैडमियम प्लस इधर क्या है 2 NiOH का होल ट्राइस, ऊपर क्या 2 OH नेगेटिव, इधर भी 2 OH नेगेटिव कट गए, ये लो। अब क्या बचा भाई CdO प्लस ये क्या है 2 NiOH का होल ट्राइस, ये लो सर कैडमियम निकल की कंप्लीट सेल रिएक्शन मैंने यहाँ पर लिख दी है। तो चूंकि ये क्षारीय माध्यम था, इसके कल 2 एग्जांपल अपन कर चुके हैं, आज एक और आ गया और एक और एग्जांपल आएगा क्षारीय का, जो फ्यूल सेल अपन पढ़ेंगे उसमें। तो आई होप कि आपको आज के दोनों सेल बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी यदि कहीं शंका हो तो बिल्कुल वीडियो को रिवर्स कीजिए, पीछे जाइए, वापस एक बार देखिएगा, आपको इजीली समझ में आ जाने वाला है। तो और कोई भी अन्य कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में लेकर के अपना फ्यूल सेल, ईंधन सेल। अब इसमें केवल 2 टॉपिक बचे हुए हैं, यानी मुश्किल से 1 या 2 क्लास और होनी है, उसके बाद में अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंप्लीट। तो पढ़ते रहिए आप। जय हिंद।